हम सभी ने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा होगा कि जब पुरुष का स्पर्म और महिला का एग मिलते हैं तो उसमें भ्रूण बनता है और एक नई जिंदगी एक दुनिया में आती है। लेकिन ये प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। वास्तव में किसी जिंदगी के अंदर नए जीवन का पनपना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, जिस पर जितनी रिसर्च होती है उतनी ही रहस्य की परतें हमारे सामने खुलती हैं। अब तक हमारे सामने जितनी भी रिसर्च की गई है उसमें बताया है कि सबसे तेज और सबसे ताकतवर शुक्राणु करोड़ों शुक्राणुओं को पीछे छोड़ अंडे के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है। लेकिन एक नई रिसर्च ने दावा किया है कि सभी स्तनधारी जीवों में शुक्राणु अक्सर एग तक पहुंचने के लिए टीम बनाकर दौड़ते हैं। नई रिसर्च करती है ये दावा। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च में ये दावा किया है कि टीम के एक सदस्य ने बताया कि फर्टिलाइजेशन के लगभग सभी सिद्धांतों में शुक्राणु को अक्सर एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ दौड़ने वाली व्यक्तियों के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन हमारी रिसर्च जो माइक्रोस्कोप स्लाइड और कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट में हुई है उनके रिजल्ट कुछ और कहानी बताते हैं। रिसर्च टीम की एक सदस्य चियांग क्वांग टुंग ने बताया है कि हमने इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए लेबोरेटरी में बैल के स्पर्म पर रिसर्च की है, जो काफी हद तक पुरुषों के स्पर्म से मेल खाते हैं। बैल के स्पर्म में भी पुरुष के स्पर्म की तरह हेड और टेल होते हैं। चियांग इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहते हैं कि जब पुरुष और महिला के बीच संबंध बनते हैं तो उस समय पुरुष में करोड़ों शुक्राणु निकलकर तुरंत अंडाशय तक पहुंचने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस रिसर्च के दौरान हमने पाया है कि कई शुक्राणु 2, 3 या 4 के समूह में अंडाशय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि असल में शुक्राणुओं को स्त्री के अंडाशु के साथ मिलन का सफर इतना आसान नहीं होता है। इनके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, जिससे ज्यादातर शुक्राणु फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स में मौजूद फ्लूइड की वजह से रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। टीम ने रिसर्च के लिए बैल के स्पर्म का उपयोग किया। इस रहस्य को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने बैल के 10 करोड़ शुक्राणु को एक सिलिकॉन ट्यूब में इंजेक्ट किया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वैसा ही फ्लूइड भरा था जो गायों के गर्भाशय में होता है। इसके बाद उन्होंने शुक्राणु के प्रवाह के लिए एक सिरिंज पंप का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने देखा कि जब फ्लूइड की प्रवाह नहीं थी तो जो शुक्राणु समूह में थे वो अलग अलग शुक्राणुओं की तुलना में एक सीधी रेखा में तैर रहे थे। जब प्रवाह हुआ तो शुक्राणु का समूह ऊपर की ओर तैरने लगा, जबकि सिंगल स्पर्म ऐसा नहीं कर पाए। जब प्रवाह तेज हुआ तो शुक्राणु के समूह सिंगल स्पर्म की तुलना में बेहतर तरीके से फ्लूइड को पार करते दिखे। वहीं इस दौरान सिंगल स्पर्म अपने सामने आ रहे फ्लूइड के प्रवाह में बह गए। रिसर्च की टीम ने दी है ये थ्योरी। इन सभी स्थितियों में एक भी ऐसा सिंगल स्पर्म नहीं था जो पूरे रास्ते अकेले आगे बढ़ता जा रहा हो, जबकि शुक्राणु के समूह बहुत तेज बह रहे थे। सिंगल स्पर्म बीच बीच में समूह का हिस्सा बनते थे और फिर अलग हो जाते थे। ये प्रक्रिया ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे किसी साइकिल रेस में सारे साइकिलिस्ट एक फील्ड में एक दूसरे के आसपास दौड़ते हैं ताकि सामने से आ रही हवा उनके सामने कम से कम मुश्किल पैदा करे। चियांग ने कहा कि हम इस पूरे प्रोसेस को इस तरह समझ सकते हैं कि शायद स्पर्म में मैकेनिज्म इसलिए अपनाते हों ताकि इसको कम से कम कुछ शुक्राणु तो फीमेल एग तक पहुंच सकें, क्योंकि इनके बिना शायद उनमें कोई भी स्पर्म गर्भाशय के फ्लूइड के सामने नहीं टिक सकता। शुक्राणु के समूह योनि और गर्भाशय के गाढ़े और तेज बहने वाले फ्लूइड को पार करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो इन फ्लूइड को अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हैं और पतला बनाते हैं ताकि बाकी शुक्राणुओं के लिए रास्ता बन सके। चियांग कहते हैं कि हमारी रिसर्च इनफर्टिलिटी के उन मामला का इलाज तलाशने में मदद करेगी जिनकी वजह से पता नहीं चल पाती। इसके साथ ही इसमें भविष्य में विट्रो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के अन्य इलाज में शुक्राणु को बेहतर चयन में भी मदद करेगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।